सैटरडे नाइट आदित्य सृष्टि के साथ क्लब से पार्टी करके लौट रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। सृष्टि आदित्य से चिपक कर बैठी थी और वो भी जानबूझकर स्पीड बढ़ा रहा था। उफ यार, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अभी घर आने में बहुत टाइम है। मुझे नहीं लगता मैं ठंड बर्दाश्त कर पाऊंगी। तभी तेज बारिश शुरू हुई और ये दोनों भीगने लगे। इनको समझ नहीं आ रहा था कि बारिश से बचकर कहाँ ठहरा जाए। तभी आदित्य को एक झोंपड़ी नजर आई। वहां चलते हैं। आदित्य ने बाइक उस तरफ ले ली और ये दोनों उस कुटिया के अंदर चले गए। सृष्टि का शरीर पूरी तरह से पानी में भीग चुका था, जिसकी वजह से आदित्य उससे खुद को दूर नहीं कर पा रहा था। उसने झट से उसे गले लगा लिया और उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा। अरे स्टूपिड, क्या हो गया तुमको? छोड़ो मुझे। ये मौसम मुझे तुमसे दूर रहने की इजाजत नहीं दे रहा। तभी इन दोनों को पाजेब की छन छन सुनाई दी। इन्होंने पाया कि एक घूंघट वाली औरत इनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई है। आप कौन हैं और क्या ये कुटिया आपकी है? वो औरत करीब आई और उसने आदित्य को धक्का दे दिया। आदित्य खिड़की से होता हुआ बाहर जा गिरा। वो औरत सृष्टि के करीब गई और उसने उसके मुंह पर 2 बार अपने नुकीले पंजों से हमला किया। उसने सृष्टि के मुंह में हाथ डाल दिया, जिससे सृष्टि की सांसें टूटने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी हलक से कुछ चीज नीचे गई है और तभी उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा। आदित्य भागकर वापस झोपड़ी के अंदर पहुंचा तो सृष्टि जमीन पर तड़प रही थी। सृष्टि, क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। आदित्य बहुत डर गया और उसने फौरन एम्बुलेंस को फोन लगाया। कुछ देर बाद सृष्टि हॉस्पिटल पहुंची, जो उसी के पापा योगेश का था। बेटा, क्या हुआ तुमको? सृष्टि अपने पेट को पकड़कर चीख चिल्ला रही थी। वो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई। तभी अचानक से उसके शरीर ने हरकत करना बंद कर दिया। सृष्टि बेटा! योगेश ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और आंसू बहाने लगा। डॉक्टर रेणुका को सृष्टि की मौत की वजह पता नहीं चल पा रही थी। सृष्टि का पोस्टमार्टम हुआ तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सृष्टि के पेट में एक सोने की झुमकी पाई गई और उसी झुमकी के जरिए उसके पेट के अंदर जगह जगह जख्म हो गए थे। सृष्टि की मौत के बाद उसकी बड़ी बहन नेहा बहुत अपसेट थी। वो लोन में बैठी हुई रो रही थी। तभी सुशांत वहां आया। नेहा? उसे सामने देखते ही नेहा भागकर उसके गले लग गई और आंसू बहाने लगी। ये सब कैसे हुआ? मेरी बहन इतनी भयानक और अजीब मौत मरी है, सोचकर भी दर्द हो रहा है। नेहा के लिए इस गम को भुलाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में सुशांत उसके साथ रहकर उसका दुख कम करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन योगेश अपने हॉस्पिटल के कैबिन में बैठा था। डॉक्टर रेणुका भी अपने कैबिन में बैठी हुई कुछ फाइल्स बना रही थी। तभी अचानक से कैबिन की लाइट चली गई। अरे यार, ये लाइट को क्या हो गया? वो अपनी कुर्सी से उठी और धीमे कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उन्हें महसूस हुआ कि अंधेरे में उसके सामने कोई खड़ा है। उसका माथा ठनका और कदम रुक गए। तभी लाइट ब्लिंक करने लगी तो उसके सामने वही घूंघट वाली औरत खड़ी नजर आई। कौन हो तुम? उस घूंघट वाली औरत ने अपने तेज नाखूनों वाला पंजा हवा में उठाया और रेणुका के सिर पर अपने पंजे गड़ा दिए। उसकी चीख सुनकर हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ और योगेश वहां पहुंचे। उन्होंने पाया कि रेणुका जमीन पर मरी पड़ी है और उसके माथे में एक झुमकी खड़ी हुई है। ये झुमकी आधी उसके सर के अंदर थी और आधी बाहर लटकी हुई थी। योगेश का दिमाग ये देखकर घूमने लगा। पहले बेटी और अब उसकी एक डॉक्टर की मौत से योगेश के दिल में अजीब सा खौफ बैठ गया था। रात को 2 बजे के वक्त नेहा अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। तभी उसे किसी की पाजेब की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे की तरफ देखा तो वही घूंघट वाली औरत सेफ पर पैर लटकाए बैठी थी। नेहा उसको फटी आंखों से देख रही थी। तभी अचानक से वो औरत नेहा पर कूद पड़ी। वो नेहा के मुंह में कोई चीज डाल रही थी और नेहा खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बड़ी मुश्किल से नेहा ने अपने मुंह से चीख निकाली और उसके माँ बाप और सुशांत वहां पहुंचे। नेहा! सुशांत जैसे ही उसके करीब आया वो औरत वहां से गायब हो गई। नेहा सांस नहीं ले पा रही थी। सुशांत ने उसके मुंह में उंगलियां डालकर बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से वो चीज निकाली। उस चीज को देखकर ये सभी हैरान रह गए, क्योंकि वो वही झुमकी थी। मैं मेरी दूसरी बेटी नहीं खोना चाहती। हमें जल्दी किसी तांत्रिक से मिलना पड़ेगा, कहीं देर ना हो जाए। योगेश एक डॉक्टर था और उनको बाबा तांत्रिकों पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने तांत्रिक को बुलाने में देरी नहीं की। ये झुमकी, जरूर वो आत्मा इस झुमकी के जरिए कुछ बताना चाहती है।
लेकिन एक झुमकी के जरिए भला हम क्या बात जान सकते हैं? तुम सभी अपने दिमाग पर जोर दो। क्या इस झुमकी को देखकर तुम्हें कोई घटना याद आती है? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन योगेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। योगेश, तुमको कुछ याद आया है? बताओ क्या बात है? योगेश की आंखों के सामने 2 साल पहले हुए वो लम्हा किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। एक अमीर आदमी की बेटी जिसकी उम्र 25 साल थी, वो महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की दूसरी किडनी भी फेल हो गई है। मैंने आपसे कई बार कहा है कि किसी डोनेटर को ढूंढकर उसकी किडनी चेंज कर दीजिए। चाहे जितना भी पैसा आप बोलेंगे मैं उतना दे दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को बचा लीजिए। देखिए, हम ऐसे कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? कोई डोनेटर यहाँ आएगा, हम तभी तो उससे बात कर सकते हैं ना। अगली रात एक आदमी अपनी बीवी और बच्चे के साथ हॉस्पिटल में आया। उस औरत को स्ट्रेचर पर लेटाया गया और फिर रेणुका ने उससे कहा, आप 20,000 रुपए जमा कर दीजिए, बाकी पेमेंट डिलीवरी के टाइम करवा देना। इस पर वो आदमी हाथ जोड़कर बोला, डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो फिर यहाँ किस लिए आए हो? हम मुफ्त में तो काम नहीं कर सकते हैं ना। मेरी बीवी की सोने की झुमकियां आप ले लीजिए। ये क्या कह रहे हैं आप? उस आदमी ने अपनी बीवी की दोनों झुमकियां उतार कर रिसेप्शन पर रख दी। साहब, ये बहुत दर्द में है, जल्दी से इसे ले जाइए, कहीं से कुछ हो न जाए। योगेश और रेणुका उस औरत को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इनकी एक किडनी फेल हो चुकी है, हमें उसे ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तभी वही अमीर आदमी वहां घुस आया और बोला, डॉक्टर साहब, यही मौका है, आप इस औरत की ठीक वाली किडनी मेरी बेटी को दे दीजिए। देखिए, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके पति को पता चल गया तो हॉस्पिटल अलग से बंद होगा और मुझे जेल अलग से होगी। इसका पति एक गरीब और कमार आदमी है, जब वो आपके हॉस्पिटल का पेमेंट नहीं कर पाएगा तो पुलिस के पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। आप बस ऐसा करना जैसा मैं कह रहा हूँ, मैं आप दोनों को पूरे 5 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर रेणुका और योगेश का मुंह खुला रह गया। उन्होंने उस औरत की ठीक वाली किडनी निकाली और उस अमीर आदमी की बेटी को दे दी। वो औरत अब मर चुकी थी और उसका पति और बच्चा बाहर बैठे थे। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी कैसी है? उनका ऑपरेशन हो गया, लेकिन उसमें 50,000 का खर्च हुआ है और अब हमें पता चला है कि उनकी किडनी भी खराब है। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, उनका समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान भी जा सकती है। ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, और पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैंने आपको ये झुमकियां दे तो दी। तुमको क्या लगता है इन झुमकियों की कीमत लाखों में है? ये 20,000 के ऊपर की नहीं है, समझे? ये कहते हुए रेणुका ने उन झुमकियों को जमीन पर फेंक दिया। जाओ, पैसों का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी बीवी को कोई नहीं बचा सकता। उसका बेचारा पति हॉस्पिटल से तो निकल गया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किससे पैसे मांगे। वो बच्चा जमीन पर बैठा हुआ रो रहा था। उसको खबर भी नहीं थी कि उसकी माँ मर चुकी है। सुबह जब वो आदमी वापस आया तो रेणुका और योगेश ने कह दिया कि वो उसकी पत्नी को नहीं बचा सके। नहीं! बीवी की मौत की खबर सुनकर उस आदमी को हार्ट अटैक आया और उसकी भी मौत हो गई। ये क्या, ये भी मर गया? अब तो हम लोगों को पुलिस केस होकर ही रहेगा। इतनी कहानी बताकर योगेश रुक गया। उसकी बीवी, उसकी बेटी नेहा, सभी उसको घृणा भरी निगाहों से देख रहे थे। पापा, सिर्फ पैसों के लिए आपने एक गरीब परिवार को खत्म कर दिया। छी, घिन आती है मुझे ये बात बोलते हुए भी कि आप मेरे पापा हैं। डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना होता है, आपने तो एक ही दिन में 2 लोगों को मार दिया। अच्छा है कि वो औरत मुझे भी मार दे, फिर आप प्यार से रहना अपनी दौलत के साथ। चलो सुशांत, आज से ये कसाई मेरा बाप नहीं है। ये कहकर नेहा सुशांत के वहां से निकल गई। बीच रास्ते में अचानक से उनकी कार रुक गई। अरे, इसे क्या हुआ? उसने कई बार चाबी घुमाई लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। सुशांत कार से निकला और बोनेट खोलकर देखा तो उसके अंदर से धुआं निकल रहा था। ओह गॉड! नेहा, मैं जरा इंजन में डालने के लिए पानी लेकर आता हूं, तुम कार के अंदर ही रहना, ठीक है? सुशांत हाथ में कैन लेकर पानी के लिए एक तरफ चला गया। तभी बोनेट पर कोई चीज आ गई। नेहा ने गौर से उस चीज को देखा तो वो झुमकी थी, जिसे देखकर नेहा का दिल दहल गया। तभी कार की छत पर जोरों की धम धम होने लगी। नेहा बहुत बुरी तरह डर गई, लेकिन उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो पाई। तभी वही घूंघट वाली औरत बोनेट पर आई और नेहा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। नेहा के डर की तो अब कोई सीमा ही नहीं थी।
उस औरत ने एक घूंसा मारकर विंडस्क्रीन तोड़ दी। नेहा कार से बाहर निकलकर भागी, तभी उसने उसका पैर पकड़ लिया। वो औरत नेहा को घसीट रही थी और उसके पैर हवा में थे। नेहा! तभी सुशांत वहां आया और नेहा पर झपटा। नेहा का पैर उस औरत से छूट गया और सुशांत ने नेहा को खड़ा किया। नेहा, जल्दी भागो यहां से! वो उसका हाथ पकड़कर भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने सुशांत और नेहा दोनों का गला पकड़ लिया। उन दोनों की सांसें घुट रही थी और आंखें बंद हुई जा रही थी। तभी एक आवाज उनके कानों में टकराई। मां! यह आवाज सुनकर उस औरत ने पीछे पलटकर देखा तो योगेश और पल्लवी के साथ उसका बच्चा सामने खड़ा था। अपने बच्चे को 2 साल बाद जिंदा देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने भागकर उसे गले लगा लिया। मेरे बच्चे, तुम्हें अनाथ करने के गुनहगार है ये धन के लालची लोग। मैं इनके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। तभी पल्लवी और योगेश दोनों ही अपने हाथों को जोड़े जमीन पर बैठ गए। मुझे पता है मैंने तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया और यह भी पता है कि मैं उसे दोबारा बना भी नहीं सकता। तुम मेरी बेटी को मार दोगी और फिर हम दोनों भी मर जाएंगे। लेकिन तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? ये पिछले 2 साल से अनाथ आश्रम में रह रहा था और अभी भी वहीं रहेगा। न जाने कैसे माँ बाप इसे गोद लेंगे और मैं अपने सर इस पाप को लिए दुनिया से जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे बेटे को अपने बेटे की तरह ही रखूंगा और उसकी परवरिश अच्छे से करूंगा। इसे कभी यह एहसास नहीं होने दूंगा कि ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। मैं भी इसको आज से अपना बच्चा ही मानूंगी। अब ये अनाथ नहीं रहेगा। ये सुनकर वो औरत अपने बच्चे की तरफ देखने लगी। अगर बात तेरे भविष्य की नहीं होती तो मैं इसके परिवार को कभी माफ नहीं करते। ये कहकर उस औरत की आंखों में आंसू आ गए और वो गायब हो गई। उस बच्चे को योगेश और पल्लवी ने अपने ही घर में रख लिया। नेहा भी उसको छोटे भाई के जैसे ही प्यार करने लगी। वो घूंघट वाली औरत फिर कभी नजर नहीं आई। शायद अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी।